गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं तक का टॉपिक देख लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक राजनीतिक संस्कृति और लोकतंत्र जो है उसका अध्ययन करेंगे। देखो, राजनीतिक संस्कृति की जो धारणा है वो इस बात पर बल देती है कि जनता के जो मूल्य हैं, जो विश्वास है, जो कुशलता है, उनका राजनीति पर सामान्य रूप से प्रभाव पड़ता है। मतलब हमारे जो भी मूल्य होते हैं, जो भी हमारे विश्वास होते हैं, वो हमारी राजनीति जो है उसको भी प्रभावित करते हैं। और विशेष करके जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे विश्वास या मान्यताओं का पड़ता है। जैसे एक समाज में जो संस्कृति है, जो हमारा व्यवहार है, जो मूल्य है, जो ज्ञान है, उस व्यवस्था को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता रहता है। मतलब जो भी ज्ञान हमारे पास में है वो हम अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उसको हस्तांतरित करते हैं। अब अगर आप कई बार देखेंगे तो अनेक विचारक जो है उन्होंने अपने देश की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको उन्होंने आदर्श माना और ये देखा कि उसके स्थायित्व के या उसके अस्थायित्व के क्या रीजंस रहे हैं। जैसे कहीं पर अगर आप देखोगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है वो कई देशों में तो बहुत अधिक सफल रही है, लेकिन कई देशों की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर लोकतंत्र जो है वो उतना सफल नहीं रहा या उतना कायम नहीं हो पाया जितना अन्य देशों में रहा। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कौन सी पूर्व शर्तें हैं जिससे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो बनी रह सकती है, या फिर कौन से ऐसे रीजंस है जिसके कारण से कई देशों के अंदर व्यवस्था बनी नहीं रही। अब देखो, जैसे विश्व युद्धों के बाद अब की अगर अपन बात करें तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सुरक्षित रही। मतलब अमेरिका पहला लोकतांत्रिक देश माना जाता है, वहाँ पर भी और ब्रिटेन के अंदर भी लोकतंत्र पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन अगर अपन जर्मनी की, स्पेन की, इटली की, यहाँ की बातें करें तो यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्थाएं पूरी तरह से नष्ट हो गई, बिल्कुल निरर्थक साबित हुए इटली जर्मनी के अनुभव। तो धीरे धीरे वहाँ का जो संवैधानिक ढांचा था वो लोकतांत्रिक होता गया, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म रही। अब अगर अपन 1950 और 60 के दशक में बात करें, जो तीसरी दुनिया के देश थे जिनको कि विकासशील देश के नाम से जाना जाता है, जैसे कि भारत भी है, वहाँ पर भी ये माना गया कि अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करना है तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उचित परिवेश होना ज़रूरी है, उचित वातावरण होना ज़रूरी है। वहीं पर लोकतंत्र जो है वो कायम रह सकता है या स्थिर रह सकता है। ठीक है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसके अंदर ये है कि जो ग्रेबियल आमंड है और सिडनी वर्बा जो है उन्होंने 1963 के अंदर एक रचना लिखी थी, द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशंस। इसके अंदर इन्होंने अपने जो भी अनुभव थे लोकतंत्र के उसमें उन अनुभवों को इस बुक के अंदर प्रस्तुत किया है। इन्होंने ब्रिटेन है, जर्मनी, इटली, अमेरिका आदि देशों में जो राजनीतिक संस्कृति है उनके प्रभावों का विश्लेषण किया। ये देखा कि क्या ऐसे रीजंस थे कि अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र सफल रहा या स्थिर रहा, लेकिन जो अन्य कंट्रीज़ थी वहाँ पर लोकतंत्र स्थिर क्यों नहीं रहा, इसके क्या रीजंस थे, इन सब के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है। और इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि वहीं दूसरी तरफ जैसे राजनीतिक संस्कृति का अगर अपन अर्थ लेते हैं तो राजनीतिक दल जो है, न्यायालय है, संविधान है, राज्य के इतिहास है, इनके प्रति समाज के जो सदस्य हैं वो क्या विचार रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। मतलब एक व्यक्ति की अपेक्षाएं अपनी सरकार से क्या हैं, या फिर वो सरकार को कैसे प्रभावित करता है या सरकार के संचालन में अपनी भूमिका किस प्रकार निभाता है, एक व्यक्ति अपनी आवाज़ को सरकार तक किस प्रकार पहुंचा सकता है, वो न्याय के लिए क्या आशा रखता है अपनी सरकार से। तो ये सारे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि राजनीतिक संस्कृति जो है उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र है। अब जो आता है वो आता है राजनीतिक संस्कृति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखो, राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों के अंदर
आंग्ल अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था है, इसके देशों के नाम दे रखे हैं। और महाद्वीपीय यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अलावा गैर पश्चिमी अथवा पूर्व औद्योगिक राजनीतिक व्यवस्था और सर्वाधिकारवादी राजनीतिक व्यवस्था है। इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बस इनमें इनका नाम और देशों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब है राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकरण। तो राजनीतिक सामाजिकरण का पूरा चैप्टर जो है वो हम पढ़ चुके हैं। राजनीतिक सामाजिकरण के अंदर आपको पता है व्यक्ति जो है वो जो भी सामाजिक जो हमारी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उन सबको सीखता है समाज में रह करके। और इसके अंदर बहुत से जो साधन हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, लोक संचार के साधन है, राजनीतिक दल हैं आदि। तो पीढ़ी दर पीढ़ी का जो हस्तांतरण है वो राजनीतिक सामाजिकरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो ये इनके संबंधों के बारे में कुछ दिया हुआ है इस प्रकार से। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है। तो देखो, राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से ही हमको अपने समाज के अंदर हमारी राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें चली आ रही हैं उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और इस अवधारणा के कारण से जो राजनीतिक क्रियाओं का जो अध्ययन होता है वो अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व जो हैं उनका विकास होता है इसके माध्यम से। और राजनीतिक संस्कृति उपागम में ये बताने का प्रयास भी किया जाता है कि राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं कैसे ग्रहण करता है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति मैंने आपको बताया था गतिशील होती है, एक जैसी हमेशा नहीं बनी रहती है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो इस प्रकार से ये जो आपका राजनीतिक संस्कृति का जो ये चैप्टर है ये यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू।